वाह, अगर आप एक ट्रू इंडियन हैं और आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते तो बेकार है फिर ट्रू इंडियन। हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो लास्ट वीडियो कैंपिंग टेंट के रिव्यू के बाद उसके बाद से मैंने अब तक इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली है, यानी कि आज 7 से 8 दिन हो चुके हैं। सो उसका रीज़न है कि मैंने अपने एक ट्रिप की थी, वो थी नेपाल की, इंडिया से नेपाल की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप भी इंडिया से नेपाल जाना चाहते हैं तो किस रूट से जा सकते हैं, सिम कैसे लेंगे अपनी, और करेंसी कैसे एक्सचेंज करवाएंगे, और आप वहाँ पर नेपाल में जाके कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, होटल कैसे लेंगे, बजट में ट्रैवलिंग कैसे करेंगे। मतलब ये सब बजट ट्रैवलिंग के अंदर ही आता है, छोड़ो। बजट में आप रेस्टोरेंट कैसे ढूंढ सकते हैं अगर आप एक वेजिटेरियन हैं मेरी तरह, या फिर अगर आप दोनों खा लेते हैं मेरी तरह, क्योंकि मैं खा लेता हूँ कभी कभी, ट्रैवलिंग के दौरान चलता है तो थोड़ा बहुत। सो आप रेस्टोरेंट कैसे ढूंढेंगे, ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो शुरुआत करते हैं और बताता हूँ मैं आपको कि अगर आप इंडिया से नेपाल जाना चाहते हैं तो कैसे कैसे जा सकते हैं। और मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, 2 रूट बताऊंगा, जो क्योंकि मैंने एक से एंट्री की थी और एक से एग्जिट की थी नेपाल में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करते हैं? दोनों बंदर। चलो तो बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे कैसे नेपाल जा सकते हैं। तो नेपाल आप 2 तरीके से जा सकते हैं, बाय एयर और बाय लैंड। तो बाय एयर तो हम जा सकते हैं, वो उसके बारे में आपको बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी एयरपोर्ट से कनेक्टेड फ्लाइट मिल जाती है, यानी डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी काठमांडू के लिए, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बात आती है वो है लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग की, कि आप बाय लैंड यानी बाय ट्रेन या फिर बाय रोड कैसे जाएंगे इंडिया से नेपाल। तो अगर आप नेपाल तक बाय ट्रेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए 2 रास्ते बताता हूँ आपको। दिल्ली से आप कैसे जा सकते हैं। एक तो आप जा सकते हैं रक्सौल होते हुए, जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। एक जा सकते हैं हम गोरखपुर होते हुए, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो गोरखपुर से आप कैसे जाएंगे और रक्सौल से कैसे जाएंगे वो सब मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आप दिल्ली से अगर गोरखपुर आते हैं तो आपको सनौली बॉर्डर जाना होगा, क्योंकि सनौली बॉर्डर के लिए आपको वहाँ से बस मिल जाएगी, या फिर आप ट्रेन ले सकते हैं महाराजगंज के लिए। महाराजगंज के लिए ट्रेन काफ़ी कम अवेलेबल होती हैं, सो उसके लिए आप थोड़ा, मैं कह रहा हूँ कि प्रयास ना करें, या फिर रिसर्च कर लें, क्योंकि अभी ट्रेनें बहुत कम चली हुई हैं। मेजर ट्रेन नहीं मिली थी तो मैं वापस आया था उससे बाय बस। तो बस में आपको गोरखपुर जंक्शन से ही मिल जाएगी। रेलवे स्टेशन जैसे बाहर निकलेंगे वहाँ से किसी से पूछ लीजिए कि सनौली के लिए कैसे बस मिल जाएगी। तो सनौली के लिए आपको बस मिल जाएगी, जिसका किराया लगेगा आपको कम से कम 130 रुपये लगेगा, और इतना ही है। मैं कम से कम नहीं बोल रहा, वैसे मेरी आदत है इस तरीके से बोलने की। 130 रुपये इसका किराया है, जो कि जो आपको सनौली बॉर्डर पर ले जाकर छोड़ देगी। तो आप बॉर्डर पर जाइए, वहाँ से सिम चेंज करवाइए। सिम अगर आप बॉर्डर से लेते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी महंगी पड़ जाए, क्योंकि वहाँ वो लोग अपना कुछ मिला के 350 रुपये की आपको सिम देंगे, कुल मिला कह रहा हूँ तो मैं। लेकिन आप मार्केट से लेंगे तो मार्केट से आपको सिम मिल जाएगी मात्र 250 रुपये में, क्योंकि इंडियन आईडी पे इतनी महंगी मिलती है। अगर आपके पास नेपाली आईडी है तो नेपाली आईडी आपको वैसे मिलेगी नहीं, लेकिन इंडियन आईडी पे जो हमारा आधार है, आधार पर सिम की कॉस्ट 250 रुपये ही पड़ती है, जिसमें वो लोग बस आपकी सिम चालू करके दे देंगे और आपका थोड़ा जो लोकल कॉलिंग है उसका चालू करके दे देंगे। इतना देंगे 250 रुपये में, आपके 250 रुपये में। 250 ही नेपाली रुपया है, ठीक है। उसका आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा इंडियन में, इतना लगेगा, ठीक है। और करेंसी आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, वहाँ पे दुकानें बनी होती हैं, और करवाने के बाद अब वहाँ से आप बात करते हैं कि आप आ तो गए, बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल के अंदर आ गए। अब बात करते हैं कि नेपाल में घूमने कैसे जाएंगे, ठीक है। या तो आप वहाँ से सनौली से डायरेक्ट काठमांडू के लिए बस पकड़ सकते हैं, जो कि आपको पड़ेगा 285 के करीब, 83 तरह पड़ेगा। या फिर आप जा सकते हैं पोखरा लुम्बिनी होते हुए। तो सबसे जो पास का पड़ेगा आपके लिए वो पड़ेगा लुम्बिनी। तो आप वहाँ से ऐसे जा सकते हैं कि पहले लुम्बिनी जाइए, लुम्बिनी से पोखरा, और पोखरा से फिर काठमांडू, फिर वहाँ से या तो आप डायरेक्ट वापस आ सकते हैं गोरखपुर, या फिर आप रक्सौल बॉर्डर से आ सकते हैं, ठीक है। मैंने घूमने की जगह आपको बताई दी है। घूमने के 3 मेन डेस्टिनेशन है नेपाल की। पहला है लुम्बिनी, दूसरा है पोखरा, तीसरा है काठमांडू, मेन सिटी, द कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, ठीक है जी, ठीक है जी। अब बात करते हैं, हाँ जी, तो अब बात करते हैं कि आप रक्सौल बॉर्डर से आएंगे तो रक्सौल से कैसे जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो दिल्ली से ट्रेन लेनी होगी रक्सौल के लिए, जो कि कई ट्रेनें चलती हैं। मैं गया था सत्याग्रह एक्सप्रेस से, जो कि आनंद विहार से रक्सौल डायरेक्ट जाती है, मतलब रुक रुक के जाती है रेलवे स्टेशन में। मतलब डायरेक्ट ट्रेन मिली थी मुझे आनंद विहार से रक्सौल के लिए, तो मैंने आनंद विहार से रक्सौल की ट्रेन पकड़ी और मैं पहुंच गया रक्सौल रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन के बस 100 मीटर दूरी पे ही बॉर्डर आ जाता है,
और गोरखपुर से तो आपको खैर दूर पड़ता ही है, गोरखपुर से करीब करीब 95 पड़ जाता है, लेकिन यहाँ से रक्सौल से आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही आप रक्सौल पहुंचेंगे आपको 100 मीटर पैदल चलना होगा, सीधे सीधे सीधे, मतलब जहाँ प्लेटफॉर्म खत्म होता है इंडियन ऑयल का वो है प्लांट है, और वहीं पे ही उसके थोड़ा दूर चल के 50 मीटर चल के बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, बॉर्डर पे ही दुकानें मिल जाएंगी आपको जो कि करेंसी एक्सचेंज करती हैं। आप किसी भी शॉप से वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं, जो कि आपको मान लीजिए 5000 करवाना तो 5000 का वो लोग 8000 रुपये नेपाली रुपये आपको दे देंगे। तो सिम कार्ड के लिए मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि सिम कार्ड आप बॉर्डर से ना करवाएं, बल्कि वहाँ से बॉर्डर से ऑटो लें। ऑटो आपको बीरगंज के चौराहे पर छोड़ेगा, जो कि बीरगंज नेपाल के अंदर होता है, बीरगंज नेपाल के अंदर पड़ता है, और रक्सौल पड़ता है इंडिया के अंदर। और जो बीच में मार्केट पड़ती है जहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाते हैं वो पड़ जाता है आपको बॉर्डर एरिया। तो वहाँ से अगर आप सिम लेंगे तो हो सकता है आपके साथ में थोड़ा सा स्कैम हो जाए, या फिर आपको सिम महंगी भी मिल सकती है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप वहाँ से बीरगंज के लिए ऑटो पकड़ें, ऑटो पकड़ने के बाद वहाँ से चौराहे से आप सिम लें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा, और वहीं से ही आपको फिर आगे के लिए बस मिल। हाँ जी, तो अगर आप वहाँ से रक्सौल से बीरगंज पहुँच जाते हैं ऑटो लेके, तो आप वहीं से ही सिम ले सकते हैं। बीरगंज चौराहे पर आपको ऑटो वाला छोड़ेगा, जो कि सिम पड़ेगी आपको वही 250 रुपये की, जिसमें आपको ये लोग कॉलिंग का, लोकल कॉलिंग का वो दे देंगे रिचार्ज, और साथ ही साथ आपको 500 कुछ MB, हाँ 585 MB आपको डाटा मिल जाएगा, जिसे कि आप मात्र 12 घंटे यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो यूज़ बिल्कुल नहीं हुआ था, मुझे वहाँ से काठमांडू पहुँचना पड़ा, उसके बाद मैंने वो करवाया अपना रिचार्ज। तो चलो, आपने सिम करवा लिया, मनी एक्सचेंज करवा लिया, सब करवा लिया। अब बात करते हैं कि आप यहाँ से घूमने कैसे कैसे जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे भी 3 ही ऑप्शन है। पहला है कि आप पोखरा जा सकते हैं, दूसरा है काठमांडू जा सकते हैं, तीसरा है लुम्बिनी जा सकते हैं। तो देखिए, बीरगंज से तो सबसे पास पड़ेगा, वो पड़ेगा आपके लिए काठमांडू और पोखरा। लुम्बिनी पड़ जाता है थोड़ा दूर, क्योंकि लुम्बिनी पड़ जाता है इधर साइड, यानी कि यूपी की तरफ। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से जल्दी से बस लें, बस सर, क्योंकि शाम को करीब करीब 8 बजे चलती है और 9 बजे इस टाइम पर बस चलती हैं, जो कि बस का किराया होगा करीब करीब 800 रुपया, 800 नेपाली रुपया। लेकिन मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया तो मेरे को 750 का पड़ा, मैंने 50 रुपये कम करवा के माना। मैंने कि भाई इतना थोड़ी नहीं लगेगा, 200 किलोमीटर है, लेकिन मुझे पता नहीं था कितने चार्ज है। सब 800 में गए थे, मैं 750 में गया था, तो ये थोड़ा सा हुआ। अगर आप एक ट्रू इंडियन हैं और आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते तो बेकार है फिर। ट्रू इंडियन होने का सबसे बड़ा तो यही है कि बार्गेनिंग हमारे खून में है। मैं जहाँ भी जाता हूँ बार्गेनिंग जरूर करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बार्गेन करके 50 का मुझे डिस्काउंट मिला और मैंने बस पकड़ ली काठमांडू के लिए। ठीक है, वैसे मैं जाने को पोखरा जा सकता था, लेकिन पोखरा के बारे में मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने सोचा कि पहले कैपिटल सिटी चलते हैं, कैपिटल सिटी देखते हैं, उसके बाद पोखरा जाएंगे, उसके बाद लुम्बिनी जाएंगे। लेकिन मेरी काठमांडू पहुँच गई, हेल्थ बिगड़ गई और मैंने पोखरा जाकर और वहाँ से कैसे कैसे आया वो सब आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है जी, आपको मैंने नेपाल जाने के 2 तरीके बता दिए। पहला था गोरखपुर बॉर्डर से, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। गोरखपुर पहुँचेंगे, गोरखपुर से आपको सनौली के लिए बस लेनी पड़ेगी, जो कि 95 किलोमीटर पड़ता है। और फिर दूसरा है रक्सौल से आप डायरेक्ट बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे पैदल पैदल, और वहाँ से बस पकड़ के आप काठमांडू पहुँच जाएंगे। ये था, ठीक है जी। तो करेंसी का बता दिया, और बाकी अब हम बात करेंगे आपसे आने वाले ब्लॉग्स के बाद। तो उससे पहले कुछ मैंने वीडियो ख़त्म कर दी, लेकिन जाते जाते मैं एक 2 चीज़ बतानी भूल गया, दो चीज़ बतानी भूल गया। पहला कि फूड का खर्चा कितना होगा, दूसरा रेस्टोरेंट का दूसरा होगा होटल का। तो बात करें काठमांडू में, तो काठमांडू में होटल आपको सस्ते पड़ जाएंगे, जो कि करीब करीब आपको 500 से 700 रुपये नेपाली रुपया में आपको होटल मिल जाएगा एक रात के लिए। और फूड की बात की जाए तो फूड आपको 400 रुपये से 500 रुपये की, मेरे को 525 रुपये की नेपाली थाली पड़ी थी, नेपाली थाली। बाकी आप इंडियन ढूंढेंगे तो इंडियन भी आपको मिल जाएगा। और रुकने की जगह बताऊं तो आप नेपाल में थामेल में रुकिएगा। थामेल में आपको सबसे सस्ते होटल मिलेंगे और थामेल में सबसे सस्ते रेस्टोरेंट मिलेंगे, क्योंकि थामेल में ही सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। और बाकी आप रुकना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि थामेल में ही रुके। और बाकी वो आपके ऊपर बात है कि आप कहाँ रुकना चाहेंगे, क्योंकि अगर आप नाइट लाइफ लवर नहीं हैं तो आप बागमती रुक सकते हैं, और या फिर जो टेंपल है तो पशुपतिनाथ, उसके आसपास भी कुछ होटल मिल जाते हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ रुकेंगे कहाँ नहीं। तो हम तो थामेल में रुके थे, तो मैं तो नेपाल में जाकर थामेल में रुका था, क्योंकि मैंने सबसे सस्ता मैंने होटल देखा था। सबसे सस्ता
होटल मुझे थामेल में ही मिला था, तो मैं थामेल रुका था और मैंने खाना भी उसी होटल में खाया था, जो कि मुझे खाना पड़ गया था मुझे 500 नेपाली रुपया, और 500 का मुझे वो तो कुल मिला 1000 रुपये का मेरा हो गया था काम। तो अगर हम नेपाल में जाकर 1000 नेपाली रुपया डेली का बजट बना के चलें तो भी हमारे बहुत आराम से काम हो जाएगा। एंड बाकी ये थी आज की वीडियो और ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। चलिए मैं वीडियो को रिवाइंड कर देता हूँ, पूरा बता देता हूँ कैसे कैसे। तो नेपाल जाने की सबसे पहला तरीका गोरखपुर से जा सकते हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुँचिए, वहाँ से डायरेक्ट बस पकड़िए सोनौली बॉर्डर के लिए। सोनौली बॉर्डर से आप वहाँ से फिर आपको बस मिल जाएगी काठमांडू के लिए, या फिर आप पोखरा जा सकते हैं, क्योंकि पोखरा और काठमांडू ये दो मेन सिटी हैं। काठमांडू तो आपको पता ही है नेपाल की कैपिटल सिटी है, और पोखरा जो है वो नेपाल की टूरिस्टिक सिटी है, यानी कि उसे टूरिज्म कैपिटल भी कहा जाता है नेपाल की, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहला काठमांडू में, दूसरा पोखरा में जाते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एक टूरिज्म सिटी भी कहा जाता है पोखरा को। तो आप वहाँ से सोनौली से बस पकड़ सकते हैं पोखरा के लिए या फिर काठमांडू के लिए, दोनों से आपका रास्ता है। और दूसरा तरीका है आपको इंडिया से नेपाल जाने का, वो है रक्सौल से। आप पहले रक्सौल रेलवे स्टेशन तक किसी भी जरिए से पहुँचिए, या तो ट्रेन पकड़ के अपने शहर से रक्सौल आइए, या फिर आप कैसे भी आ सकते हैं, आप अपनी क्या बोलते हैं अपने व्हीकल से आएंगे तो भी इस तरीके से आ सकते हैं कि रक्सौल आइए, रक्सौल रेलवे स्टेशन, वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करिए, और बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ से फिर काठमांडू के लिए या फिर पोखरा के लिए बस पकड़िए और पहुंच जाइए नेपाल के अंदर। ठीक है, दो तरीके बता दिए। अब बात करते हैं फूड की। तो फूड वही है जो मैंने आपको बताया, क्या रिवाइंड करना फूड के बारे में। तो फूड आपको किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट से खा सकते हैं, या फिर आप नेपाल से, मैं आपको यही कहूँगा कि किसी लोकल से खाना, जो लोकल वहाँ के रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ से खाना, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू किसी इंडियन रेस्टोरेंट से, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट से मैंने पोखरा में खाया था तो वहाँ मुझे थोड़ा महंगा पड़ा था। बाकी अगर आप किसी लोकल से खाएंगे तो आपको 500 नेपाली रुपया के हिसाब से पड़ जाएगा। सो ये था, ठीक है जी। और बाकी करेंसी एक्सचेंज कराने की बात करूँ तो करेंसी आप कम से कम 5000 तो एक्सचेंज करा ही लेना। 5000 का 8000 नेपाली रुपया मिल जाएगा आपको, तो उतना ही सही रहेगा आपके लिए। जैसा कि लोग कहते हैं कि नेपाल देश सस्ता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जैसी करेंसी का मतलब करेंसी है, वैसे ही चीज़ों के प्राइस होते हैं, यानी कि हमारे इंडियन के कंपैरिजन में सस्ता तो है, लेकिन उतने ही प्राइस हैं चीज़ों के। हाँ, तो बस इस वीडियो करते ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और व्लॉग्स ज़रूर देखना। लिंक मैं डाल दूंगा सबकी डिस्क्रिप्शन में, और प्लेलिस्ट के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बनने के बाद। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, यानी कि 1 साल बाद या फिर 1 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ वीडियोस बाद में भी लोग देखा करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ज़रूर चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको सारे ब्लॉग्स की, नेपाल के सारे ब्लॉग्स रहेंगे उसमें। एंड और कौन कौन से मैंने प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, मेरी एफिलिएट लिंक भी डाली हुई है, यानी कि मेरे कैमरे की और मेरे पावर बैंक की, क्या क्या चीज़ें मैं ट्रैवल के साथ में कैरी करता हूँ, उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अगर आप सजेस्ट करेंगे, मुझे कहेंगे, तो मैं इस तरीके से इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता रहा करूँगा। एंड अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एफिलिएट की, आप खरीद सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है कि आप एक बार चेक कर सकते हैं कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।